सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे मेरे सभी प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, पहले मैं एक छोटी सी सूचना देना चाहूँगा और सूचना कुल मिलाकर के यह है कि AFE-IAS ने अपने फुल ऑनलाइन कोर्स पर जिस 3,500 रुपये के डिस्काउंट की घोषणा की थी, उसकी लास्ट डेट 10 तारीख थी। लेकिन बाद में कुछ स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट पर कुछ ऐसे मेल्स आए कि सर इसकी डेट कुछ और बढ़ा दी जाए, तो उनके इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए अब इसकी डेट 10 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। यानी कि अब जो डिस्काउंट की लास्ट डेट है वह है 20 मार्च। तो यदि आप इस डिस्काउंट का लाभ उठाने के लिए जरा भी उत्सुक हैं तो फिर से आपको समय मिल गया है। आप डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल करके 14,500 के कोर्स को मात्र 11,000 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको HOLI होली इस कोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको यह डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा। दोस्तों, अब आते हैं आज के विषय पर। आज का जो विषय है वह है एग्री स्टैक और मैंने शीर्षक रखा है एग्री स्टैक बनेगा अगला UPI। मैंने अभी शीर्षक बताया एग्री स्टैक बनेगा अगला UPI। दोस्तों, ये शीर्षक मेरा दिया हुआ नहीं है। ये शीर्षक हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का दिया हुआ है। बिजनेस स्टैंडर्ड ने कुछ दिनों पहले जो मंथन कार्यक्रम आयोजित किया था, उसमें हमारी वित्त मंत्री गई थी और उसमें उन्होंने इस वाक्य का इस्तेमाल किया कि डिजिटल अधोसंरचना एग्री स्टैक अगला UPI बनने जा रहा है। इसीलिए मुझे लगा कि नहीं, अब एग्री स्टैक पर बात की जानी चाहिए, क्योंकि ये वित्त मंत्री जी ने कहा है और सच पूछे तो भावनात्मक रूप से एक बहुत बड़ी बात कही है। हालांकि देखिए, जो ये एग्री स्टैक है इसकी शुरुआत सितंबर 2024 में हो चुकी है, यानी कि काफी समय हो चुका है इसको शुरू हुए। इसके बावजूद ये अब जाकर के इतना इम्पोर्टेंट हुआ है कि मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि निर्मला सीतारमण जी ने यह वाक्य कह के इसे अब महत्वपूर्ण बना दिया है। तो मुख्य परीक्षा की दृष्टि से आप इसे इम्पोर्टेंट मान करके चलें और डेफिनेटली जब कोई भी टॉपिक मुख्य परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है तो उसका कुछ न कुछ प्रभाव तो प्री एग्जामिनेशन पर आता ही आता है। UPI, तो आइए अब इस विषय पर थोड़ी बातें करते हैं। देखिए, वित्त मंत्री जी ने कहा अगला UPI के बारे में आप जानते हैं। इसका जो फुल फॉर्म है वह है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1 या 2 साल पहले मेंस में खासकर UPI को लेकर के जो भारत की उपलब्धि रही है उस पर प्रश्न भी पूछा गया था। और आप देखते हैं कि जब भी भारत की मुलाकात किसी हमारे वैश्विक लीडर से होती है तो हम UPI की चर्चा जरूर करते हैं और दुनिया के बहुत से देशों में अब UPI से पेमेंट होने लगा है। अगर UPI इतना इम्पॉर्टेंट है तो डेफिनेटली एग्री स्टैक भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों, ये जो UPI है, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो खुदरा भुगतान प्रणाली है उस क्षेत्र में क्रांतिकारी ढंग से परिवर्तन लाने वाला सिद्ध हुआ है। विदेशों में इसका विस्तार हो ही गया है। लेकिन जो UPI की जो अवधारणा है वो अपेक्षाकृत सरल है, एग्री स्टैक की तुलना में सरल है। आगे मैं बात करूंगा कि एग्री स्टैक क्या है। जानबूझ करके मैं अभी उसके बारे में नहीं बता रहा हूं। मैंने कहा कि सितंबर 2024 से ये शुरू है, तो आपको शायद इसके बारे में जानकारी होगी भी, और अगर जानकारी नहीं है तो अंदर की जिज्ञासा को थोड़ी और मजबूत होने दीजिए। दोस्तों, इसमें तो सीधा सा ये है कि जो भुगतान करता है बैंक से उसका खाता जुड़ा हुआ होता है डिजिटल प्रणाली से, और फिर हम गूगल पे या फोन पे के जरिए जो एक कमर्शियल ऐप्स हैं हम उन तक पहुंच जाते हैं जिनको हम भुगतान करना चाह रहे हैं। बात खत्म हो गई। तो यह एक अपेक्षाकृत सरल सिस्टम है। लेकिन जो एग्री स्टैक है वो सरल सिस्टम नहीं है उसी पैटर्न का, लेकिन वो सरल नहीं है। इसकी तुलना में बहुत जटिल है, टेक्निकल दृष्टि से भी और सच पूछिए तो एडमिनिस्ट्रेटिव दृष्टि से भी। एडमिनिस्ट्रेटिव दृष्टि से इसलिए क्योंकि इसमें राज्यों का सहयोग बहुत जरूरी है, और टेक्निकल दृष्टि से इसलिए क्योंकि जो डेटा है उसका संग्रहण होना है जिसमें राज्य योगदान करेंगे,
और बाद में फिर उनके क्लासिफिकेशन होना है और उनको मैकेनिकल तरीके से फिर लागू करना है। इस दृष्टि से टेक्निकल डिफिकल्टीज। दोस्तों, तो ये एग्री स्टेक है क्या? बेसिकली एग्री स्टेक एक प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो किसानों से जुड़ा हुआ है। और किसानों से जुड़ा हुआ है इसका मतलब है कि एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, इसीलिए पहला शब्द है एग्री, यानी कि एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ प्लेटफॉर्म आप इसे कह सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर 11 करोड़ किसानों की आईडी तैयार की जाएगी, ऑलरेडी की जा रही है, और लगभग 8.5 करोड़ किसानों की आईडी तैयार हो गई है। ये माना जाता है 11-12 करोड़ हमारे यहाँ किसान हैं, तो किसानों की आईडी तैयार की जाएगी। और ये जो आईडी तैयार करने की जो जिम्मेदारी है, दायित्व है, ये राज्यों को सौंपा गया है और केंद्र सरकार ने इसके लिए राज्यों को बाकायदे वित्तीय सहायता भी दी हुई है। लेकिन बात केवल इतनी ही नहीं है। इस प्लेटफॉर्म पर किसानों के पंजीकरण होंगे, यानी कि रजिस्ट्रेशन होंगे, उनका जो लैंड रिकॉर्ड है वह दर्ज किया जाएगा, और साथ ही साथ फसल की जो डेटा होते हैं वे भी जुटाए जाएंगे। दोस्तों, जो एग्रीकल्चर का सेक्टर है आपके सिविल सर्विस के सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट। और अब एग्रीस्टेक की बात किए बिना सच पूछे तो आपका वह जो चैप्टर है वह पूरा नहीं होगा। अब ये जो 3 बुनियादी डेटाबेस तैयार करना है, ये आसान काम नहीं है। ये सब हो जाने के बाद क्या होगा? जो किसानों को जो सबसे बड़ा फायदा होगा, जो इसका उद्देश्य भी है एग्री स्टेक का, कि किसानों को अपनी जो जरूरतें होती हैं उन जरूरतों को पूरा करने के लिए कम से कम कागजी कार्रवाई करना पड़े, और साथ ही साथ जो सर्विस प्रोवाइडर लोग हैं उनके पास जाने की जरूरत न हो। अगर हम सर्विस प्रोवाइडर के पास जाने से अपने किसानों को बचा देते हैं तो आप सोच करके देखिए कि किसानों का कितना वक्त बचेगा। और साथ ही साथ क्या किसान जब सर्विस प्रोवाइडर के पास पहुंचते हैं तो उन्हें आराम से सर्विस मिल जाती है? नहीं मिलती है। आपको मालूम है कि उसमें क्या क्या संकट पैदा होते हैं। दोस्तों, यह उसका उद्देश्य है। देखिए, जब ये तैयार हो जाएगा, मार्च 2027 तक का लक्ष्य रखा गया है कि इसे पूरा कर लिया जाएगा, और जिस तरीके से काम चल रहा है उम्मीद भी की जा रही है कि शायद मार्च 2027 तक इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तो ये किस तरीके से क्रांतिकारी सिद्ध होगा? कल्पना करके देखिए कि भू अभिलेख, अगर भू अभिलेख ठीक हो गए तो उसका कितना जबरदस्त इम्पैक्ट किसानों पर होगा। क्योंकि आप गांव में चले जाइए, देखिए कि सबसे ज़्यादा जो सिर फुटौल होती है वो खासकर जमीन के मालिकाना हक को लेकर के होती है। कितने सारे केसेस चल रहे होते हैं इसको लेकर के, कम से कम वो दुरुस्त हो जाएंगे। और अब सरकार बहुत से ऐसे लाभ दे रही है उन किसानों को जिनके नाम पर जमीन है, जो जमीन का उपयोग कर रहे हैं। आपको मालूम है कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा भूमिहीन खेतीहर हैं, यानी कि उनके पास भूमि नहीं है लेकिन वो खेती का काम कर रहे हैं, पट्टे पर लेकर के वो खेती करते हैं। और पट्टे पर जो देने वाले लोग हैं वो या तो शहरों में रह रहे हैं या विदेशों में चले गए हैं, और लाभ उनको मिल रहा है। जमीन पर मेहनत करने का काम ये खेतीहर मजदूर कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब ये दुरुस्त हो जाएगा तो उसका जो पूरा का पूरा लाभ है वो किसको मिलेगा? वह जो जमीन की जुताई कर रहा है। और आपको मालूम है कि अब बाकायदे किसानों को 6,000 रुपये सालाना न्यूनतम आय सहायता के रूप में भी दिए जा रहे हैं, वह भी उनको मिलेगा। आप ये भी जानते हैं कि जो केमिकल जो खाद होते हैं उन खादों पर सब्सिडी दी जाती है, और हमारा जो खाद पर सब्सिडी का जो बजट है वो लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए का है। वह उनको मिल सकेगा जो सही में खाद का उपयोग कर रहे हैं। नहीं तो ज़मीन मेरे नाम पर है, मैं खाद का उपयोग कर ही नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं तो खेती ही नहीं करता हूँ, लेकिन जो सब्सिडी मिल रही है मैं उसका लाभ ले लेता हूँ। उस पर रोक लगेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब फसल के डेटा आने लगेंगे, खाद के उपयोग के बारे में भी हमारे पास डेटा हो जाएंगे, तो न केवल सब्सिडी की राशि कम होगी बल्कि उससे भी बड़ी बात है कि जो खाद है उसके उपयोग पर भी इसका बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। फालतू के जो खाद डाले जाते हैं जिससे हमारी जो भूमि की क्षमता है वो क्षरण हो रही है, उसकी उत्पादक क्षमता कम हो रही है, उस पर रोक लग सकेगी। सबसे ज़्यादा सब्सिडी यूरिया में दी जाती है, और
यूरिया के उपयोग में कमी लाना सरकार का अब एक बहुत बड़ा लक्ष्य हो गया है। तो अब आप देखिए कि केवल एग्रीस्टेक के एक्टिव हो जाने से किन किन क्षेत्रों पर कितना अधिक इम्पैक्ट आएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि जो सब्सिडी की राशि है उसी में लगभग 30 से 40 हजार करोड़ रुपए की बचत हो जाएगी। फिर आप इस धन का उपयोग कहीं दूसरी जगह कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस दृष्टि से आपको लग गया होगा कि ये जो एग्रीस्टेक है वो कितना महत्वपूर्ण सिद्ध होगा आगे चल कर के। और इस लिहाज से यदि हमारे वित्त मंत्री ने इसे अगला यूपीआई करार दिया है तो कोई गलत नहीं कहा है। फ्रेंड्स, इस विषय पर बस इतना ही और डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।